चलिए दोस्तों, अपने इंडस्ट्री एनालिसिस के सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करेंगे जिस इंडस्ट्री के बारे में वो है सीमेंट इंडस्ट्री। दोस्तों, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल हम सीमेंट इंडस्ट्री पर लगाने से पहले एक बार थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी समझ लेते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री क्या है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और ये कैसे काम करती है। दोस्तों, सीमेंट इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है सीमेंट का आफ्टर द चाइना। दोस्तों, इंडिया 350 मिलियन टन सीमेंट प्रोड्यूस करता है एवरेजली। और दोस्तों, ये देखा जा रहा है कि 2025 तक इंडिया 500 से 600 मिलियन टन सीमेंट प्रोड्यूस करने के काबिल होगा। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों कि ये मतलब एक्सपेक्ट क्यों किया जा रहा है और किस बेस पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो होगी। दोस्तों, हम जैसा कि देख रहे हैं यूनियन बजट में गवर्नमेंट कंटिन्यूसली इनिशिएटिव्स ले रही है। गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट ने जैसे कि अपने यूनियन बजट में बोला था कि 98 स्मार्ट सिटीज़ के लिए कि गवर्नमेंट 98 स्मार्ट सिटीज़ बनाएगी, जिसमें दोस्तों उनका टोटल जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था वो 13,900 करोड़ किया था। और इसके अंतर्गत दोस्तों गवर्नमेंट 1,25,000 किलोमीटर की रोड बनाने का डिसीज़न लिया है। तो दोस्तों 1,25,000 किलोमीटर की अगर रोड बनेगी तो उसमें सीमेंट जो भी लगेगा, तो आप देख सकते हैं, अपने आप ही आप समझ सकते हैं कि सीमेंट का अपॉर्चुनिटी मतलब आने वाले फ्यूचर में कैसी हो सकती है। दूसरा दोस्तों, अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट आवास प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत घर डेवलप करने की बात कर रही है। उसमें दोस्तों जो हमारा ये आपका हाउसिंग सेक्टर हो गया, आपका कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो गया, आपका इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सब दोस्तों एक तरीके से इंडस्ट्री को बूस्ट देने का काम करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि मतलब इसमें इंडस्ट्री का प्राइस क्या होता है। मतलब दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री होती है ये मेजरली गवर्नमेंट के अंडर में होती है। गवर्नमेंट ही इसके गवर्नमेंट के कंट्रोल और सुपरविज़न में होती है और गवर्नमेंट ही इसके प्राइस को मेजरली इंटरफेरेंस करती है। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि मेजरली जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो अब भी रूरल एरिया में रहती है। तो दोस्तों रूरल एरिया में वहाँ पर जो घर होते हैं वो ऐसे कच्चे बने होते हैं, वो प्रॉपर सीमेंट के नहीं बने होते। तो दोस्तों इंडिया में अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री की, क्योंकि वो सब अगर हम पक्के घर में बनवाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर हमारा सीमेंट का एक अच्छा खासा बूस्ट मिलने वाला है इंडस्ट्री को। अब दोस्तों बात करते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो मेजरली 20 प्लेयर्स के द्वारा ही बनाई जाती है और ये 20 जो प्लेयर्स हैं वो सीमेंट इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 70% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सीमेंट इंडस्ट्री का टोटल प्रोडक्शन है उसका मेजरली 70% जो प्रोडक्शन है वो मेजरली 20 प्लेयर्स करते हैं। और उसमें दोस्तों कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एसीसी सीमेंट हो गया, आपका इंडिया सीमेंट हो गया, आपका अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, आपका श्री सीमेंट हो गया। ये दोस्तों ये मेजर प्लेयर है। अंबुजा सीमेंट हो गया, ये मेजर प्लेयर है। इंडिया सीमेंट हो गया, ये आपका मेजर प्लेयर है। तो दोस्तों इस टाइप से ये इंडस्ट्री काम करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम पोर्टर 5 फोर्स मॉडल में इस इंडस्ट्री को कैसे लगा सकते हैं और एनालाइज कैसे कर सकते हैं कि ये इंडस्ट्री पैसा लगाने के लिए ठीक है या नहीं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट की। तो दोस्तों जो हमारा थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर रेड है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ भी किसी भी कॉलम के लिए मैंने अभी तक रैंकिंग नहीं की है। हमारा अंदाज़ वही रहेगा दोस्तों, हमें क्या करना है, अगर हमें वो स्टेटमेंट जो ये स्टेटमेंट लिखी है अगर हमें ये सही लगती है तो हम यहाँ पर ट्रू के लिए 1 देंगे, और अगर हमें ये स्टेटमेंट गलत लगती है तो हम उसके लिए यहाँ पर फॉल्स के लिए 0 इनपुट करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या
क्या सीमेंट इंडस्ट्री में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो हैवी है? हाँ दोस्तों, सीमेंट इंडस्ट्री में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत हैवी होती है। आपको सीमेंट बनाने के लिए एक कैपिटल हैवी रिक्वायरमेंट चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इनपुट करूँगा 1। दूसरा हमारे पास आता है दोस्तों इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। क्या बिजनेस प्रोड्यूस कर सकता है हाई वॉल्यूम विद लोअर कॉस्ट? इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब होता है दोस्तों कि क्या मैं अपनी कम से कम कॉस्ट पर हाई वॉल्यूम प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो दोस्तों अभी सीमेंट इंडस्ट्री इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है कि वो अपनी हाई वॉल्यूम की प्रोड्यूस कर पाएँ लो कॉस्ट पे, क्योंकि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अभी कम है, इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। और जो सीमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है कि वो मतलब लो कॉस्ट पे एक हाई वॉल्यूम वो प्रोड्यूस कर पाएँ। तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट को फॉल्स मानता हूँ और यहाँ पर 0 इनपुट करता हूँ। उसके बाद आता है दोस्तों बिजनेस डिफरेंशिएशन। बिजनेस डिफरेंशिएशन में हमें पूछना है कि क्या ये जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में यूनिक है। क्या सीमेंट अपने आप में यूनिक है? तो इसका दोस्तों आंसर है हाँ, सीमेंट अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है। इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर एक 1 देंगे। यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक कैसे, मतलब दोस्तों यूनिक कैसे होता है सीमेंट? अब आपको रोड बनानी है तो उसमें आपका सीमेंट ही चाहिए। अब आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें आपको सीमेंट ही चाहिए। ये जो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो प्रोडक्ट को यूनिक बना देती हैं। अब दोस्तों आ जाता है लो स्विचिंग कॉस्ट। दोस्तों लो स्विचिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन की। दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री जो काम करती है वो 2 टेक्नोलॉजी पे काम करती है, वेट एंड ड्राई। तो दोस्तों जो वेट टेक्नोलॉजी होती है, वेट टेक्नोलॉजी से अब हम ड्राई टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो रहे हैं। दोस्तों 90% सीमेंट इंडस्ट्री ड्राई प्रोसेस पे कन्वर्ट हो चुके हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो क्योंकि आपकी जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है वो बहुत ज़्यादा, जब सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट उसके लिए इनिशिएटिव लेती रहती है और ऐसा मतलब क्योंकि इन्वायरमेंट को इको फ्रेंडली बनाने के लिए, इंडस्ट्री को इको फ्रेंडली बनाने के लिए गवर्नमेंट कंटिन्यूसली एफर्ट लेती रहती है कि मतलब कुछ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ़ रहे, तो जिससे और ये इंडस्ट्री हमारे इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली रहे। तो इसके लिए दोस्तों कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होते हैं जिससे कि कुछ ऐसा प्रोसेस किया जाए जिससे हमारी जो इंडस्ट्री में सीमेंट बनने के टाइम पे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कम से कम हो। तो दोस्तों लो स्विचिंग कॉस्ट इस पे हम नहीं, इसकी जो स्विचिंग कॉस्ट होती है दोस्तों वो हाई होती है। फिफ्थ अगर हम बात करें दोस्तों ब्रांड फोकस्ड इंडस्ट्री की, क्या ये इंडस्ट्री ब्रांड फोकस्ड है? दोस्तों ये इंडस्ट्री ब्रांड फोकस नहीं है। हमें अगर हम बात करें कि हमें सीमेंट लेना है तो सीमेंट दोस्तों हम एसीसी से भी ले सकते हैं, हमें अल्ट्राटेक से भी ले सकते हैं, हम अंबुजा से भी ले सकते हैं, हम इंडियन टेक्सटाइल से, इंडियन सेंचुरी से भी ले सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों इंडियन सीमेंट से भी ले सकते हैं। ऐसे हमारे पास काफ़ी सारी इंडस्ट्री हैं। तो मेजरली ये कोई ऐसी ब्रांड फोकस इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि जो सीमेंट बनता है वो सब बिजनेस एक सा ही बनाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसे स्टेटमेंट को फॉल्स मानता हूँ और यहाँ पर 0 इनपुट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है ईज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या सीमेंट हमारे पास ईजिली अवेलेबल हो जाता है? हाँ दोस्तों, सीमेंट हमारे पास ईजिली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसे ट्रू मानता हूँ और 1 देता हूँ। अब दोस्तों जैसा कि आपने देखा थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के लिए ये इंडस्ट्री येलो है, मतलब कि ये इंडस्ट्री न्यूट्रल है। तो हमें इस इंडस्ट्री में थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स न्यूट्रल होता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर की, तो क्या दोस्तों लार्ज नंबर ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर बायर्स हैं? जी हाँ दोस्तों, इसमें लार्ज नंबर ऑफ होलसेलर और रिटेल बायर हैं। क्योंकि दोस्तों हम रिटेलर में क्या हो गया, अगर हम अपना घर में कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं तो वो सब दोस्तों रिटेलर में आ गया। और होलसेलर में कैसे हो सकता है दोस्तों, जैसे कोई इंडस्ट्री प्रोडक्शन है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, कोई कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है या कोई हाउसिंग कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें दोस्तों होलसेल में सीमेंट बाई किया जाता है।
तो लार्ज नंबर ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर बायर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसके लिए दोस्तों हम 1 इनपुट करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। अब यहाँ पर हम दोस्तों बात करेंगे कि हमारे पास सीमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। तो दोस्तों सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो सकता है, किसी भी सीमेंट इंडस्ट्री में अगर आप देखें सीमेंट का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। जैसे कि अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं जहाँ फ्लैट में रहता हूँ दोस्तों, वहाँ पर सीमेंट की दीवार की जगह पर वहाँ पर शीशे का एक गेट लगाया हुआ है। तो दोस्तों इसका ये एग्जांपल होता है कि सीमेंट की जहाँ पर सीमेंट की वॉल हो सकती थी, वहाँ पर शीशे का एक विंडो बना दी गई है। तो दोस्तों ये एक तरीके से कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो दोस्तों सीमेंट की अलमीरा की जगह वहाँ पर वुड की अलमीरा बना दी गई है। तो दोस्तों ये भी एक सीमेंट का काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट हम देख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल में मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट को ट्रू मानता हूँ और यहाँ पर 1 इनपुट करता हूँ। तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों बायर आर सेंसिटिव टू प्राइस। अब इसका भी एक एग्जांपल दोस्तों यही रहेगा कि जैसे सपोज़ कीजिए अगर मुझे कहीं पर कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है, जैसे अब एग्जांपल के लिए समझिए कि मुझे अपने घर में एक अलमीरा बनवानी है और वो सीमेंट की बनवानी है, लेकिन दोस्तों उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो मैं वो स्विच कर सकता हूँ और उसे वुड की अलमीरा में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैं मतलब एक सीमेंट से वुड की तरफ शिफ्ट हो सकता हूँ या सीमेंट से ग्लास की तरफ शिफ्ट हो सकता हूँ। तो हाँ दोस्तों इसमें भी हम इसे ट्रू मानते हुए 1 पॉइंट इनपुट करेंगे। बायर्स आर सेंसिटिव टू प्राइस। अब दोस्तों हम अगली बात करते हैं कि सप्लायर्स की, मतलब कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब इसे दोस्तों हम कैसे समझे। लिमिटेड सप्लायर के लिए दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि सीमेंट बनता कैसे है। दोस्तों जो सीमेंट हमारा बनता है वो के लिए हमारे पास 3 तरीके के मेथड होते हैं। या तो आप वो लाइमस्टोन से बना सकते हो, या आप उसे कंक्रीट से बना सकते हो, या आप उसे मड से बना सकते हैं। तो दोस्तों लाइमस्टोन से जो हमारा सीमेंट बनता है उसमें हम लाइमस्टोन जो हमारा मटेरियल यूज़ होता है सीमेंट बनाने में, वो दोस्तों लिमिटेड होता है और वो स्केयर रिसोर्सेस है। ऐसे ही कंक्रीट और मड भी दोस्तों इसी टाइप के रिसोर्सेस हैं। तो दोस्तों हमारे पास लिमिटेड सप्लायर्स हैं। अगर इसका हम बात करें तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि सीमेंट जो हमारा प्रोड्यूस होगा वो लाइमस्टोन से होगा या कंक्रीट से होगा या मड से होगा, इसलिए हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं। तो इसे मैं इस स्टेटमेंट को ट्रू मानता हूँ और यहाँ पर 1 इनपुट करता हूँ। दूसरा मैं दोस्तों अगर बात करता हूँ कि स्केयर रिसोर्सेज, क्या जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि जैसे सीमेंट जो बनता है वो कैसे बनता है, लाइमस्टोन, कंक्रीट या मड से बन सकता है। तो दोस्तों ये जो रिसोर्सेज हैं ये स्केयर हैं, तो हम यहाँ पर भी 1 इनपुट कर देते हैं क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं और वो इजीली अवेलेबल नहीं होते। तीसरी अगर हम बात करें दोस्तों स्विचिंग सप्लायर कॉस्ट, क्या मैं अगर एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पर स्विच करूँगा तो क्या मुझे उसकी जो कॉस्ट है वो मुझे ज़्यादा देनी पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की या ऑर्डर की। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास लिमिटेड सप्लायर है, तो हाँ बिल्कुल अगर मैं एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पर स्विच करता हूँ तो मेरी कॉस्ट जो होगी ट्रांसपोर्टेशन की या मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो भी होगी वो मेरी हाई रहेगी। तो मैं यहाँ पर भी इस स्टेटमेंट को ट्रू मानता हूँ और 1 इनपुट कर देता हूँ। अब दोस्तों आप देखोगे कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी यहाँ पर रेड हो जाता है। इसका मतलब कि ये इंडस्ट्री इस पैरामीटर पर भी सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं सप्लायर्स के कंट्रोल में आ जाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम अगला चेक करते हैं, वो हमारा होता है थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। इज़ देयर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल विच कैन ईजिली सब्स्टिट्यूट आवर प्रोडक्ट। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेरा जो सब्स्टिट्यूट है, जैसा कि हमने बात करा कि हाँ मेरा वुड है, मेरा ग्लास है, वो सब्स्टिट्यूट तो हैं, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि वो ईजिली सब्स्टिट्यूट किए जा सके। वो तो आप सम केसेस में कर सकते हो, पर जहाँ पर आपको, क्या आप कंस्ट्रक्शन वुड से कर सकते हो किसी बिल्डिंग का? नहीं दोस्तों, इसलिए वो ईजिली सब्स्टिट्यूटेबल वाला प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट को फॉल्स मानता हूँ और यहाँ पर 0 इनपुट कर देता हूँ।
अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट मेरा सेम यही ग्रीन ही रहता है, इसका मतलब कि मुझे कोई थ्रेट्स नहीं है अपने सब्स्टिट्यूट से। अगला अगर हम बात करें दोस्तों तो वो आता है मेरा राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। अब दोस्तों इसे हम थोड़ा समझते हैं कि हमारा पहला पॉइंट इसमें जो आता है वो आता है कि हाई नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिटर्स। क्या मेरा जो कंपटीशन है वो हाई है? दोस्तों जो मेजरली सीमेंट इंडस्ट्री है वो करीबन 20 प्लेयर्स के द्वारा ही चलाई जा रही है, तो मेरा इसमें जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसे 1 मानता हूँ। इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट को मैं फॉल्स मानता हूँ और यहाँ पर 0 इनपुट करता हूँ। दूसरा आता है दोस्तों स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। दोस्तों क्या सीमेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट स्लो है? इसका दोस्तों इसके बारे में हम कहना चाहेंगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो तभी काम करती है जब कुछ इनिशिएटिव्स उसमें इंडस्ट्री में पुट किए जाते हैं, जैसे कि हाउसिंग डेवलपमेंट हो गया, आपका कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो गया या इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन हो गया। इस टाइप के जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है या जब इकॉनमी ग्रो करती है तभी इस इंडस्ट्री में एक तरीके से हमने ग्रो देखी जाती है। तो इसमें दोस्तों इसमें भी मैं इसे स्टेटमेंट को ट्रू मानता हूँ और यहाँ पर 1 इनपुट कर देता हूँ। तीसरा हमारा जो फैक्टर आता है दोस्तों वो आता है नो प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन का। दोस्तों नो प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन का मतलब है कि मैं एक प्राइस वॉर में जा सकता हूँ, जो मुझे मतलब कि मैं एक प्राइस वॉर में फंस सकता हूँ अगर मेरा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं है। तो दोस्तों मेरा जो प्रोडक्ट है वो एकदम डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर मैं इस स्टेटमेंट को फॉल्स मानता हूँ और यहाँ पर 0 इनपुट करता हूँ। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन दोस्तों हमने यहाँ पर भी देखा था, बिजनेस डिफ्रेंशिएशन जो हमारे प्रोडक्ट को यूनिक बनाता है। ऐसे ही दोस्तों ये बात कर रहे हैं यहाँ पर नो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएट करता है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे 0 इनपुट किया। अगला हम बात करें दोस्तों तो नो पेटेंट कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। क्या इंडस्ट्री में कोई कॉपीराइट पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसी कुछ चीज़ नहीं है? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक, इस इंडस्ट्री में कोई सच नहीं है कि कॉपीराइट या पेटेंट कुछ टाइप की हमारे पास चीज़ लगती है। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट को भी मैं ट्रू मानता हूँ और यहाँ पर भी मैं 1 इनपुट करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा सीमेंट इंडस्ट्री का पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस। अब दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर आपको लगता है कि इसमें पैसा लगाना ठीक है, जैसे कि मैंने ये दोस्तों इसमें अपने हिसाब से मैंने कुछ वेटेज दिए हैं। अब दोस्तों मैं कैसे एनालाइज़ करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये वेटेज जैसे यहाँ पर 15% है, यहाँ पर 25% है, यहाँ पर 20% है, मतलब कि ये मेरा टोटल वेटेज कितना बन जाता है 25 40 एंड टू 60%। 60% की वेटेज मेरी जो आती है वो ऑलमोस्ट सेफ़ की तरफ आती है और जो मेरा 40% आता है ये एकदम मेरा अनसेफ हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं इंडस्ट्री को एनालाइज़ करता हूँ और उसके बेस पर मैं किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो दोस्तों जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री आती है वो हमारी सिक्लिकल टाइप की इंडस्ट्री में आती है। दोस्तों अगर आपने हमारा इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन वाला लिंक नहीं देखा है, हमारा वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप एक बार पहले उसे देखिए, तब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है और किस इंडस्ट्री में कब पैसा लगाया जाता है। अब जैसे दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये हमारी सिक्लिकल इंडस्ट्री हो जाती है और ये इकोनॉमी के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पर ही काम करती है। तो दोस्तों उस हिसाब से मैं अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करूँगा और उस हिसाब से किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंपनी में मैं पैसा लगाऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी हम आने वाले और वीडियोस में देखेंगे किसी इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप मुझे चाहते हैं स्पेशली कि मैं किसी इंडस्ट्री को टच करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।